नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। ये हमारा खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर का रुख करेंगे और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी में बेघर किए जाने के विरोध में धरने पर बैठे लोगों के मामले में आए सुप्रीम फैसले की। फिर बात होगी उत्तराखंड के जोशीमठ में बिगड़े हालातों की और मुंबई में निवेश के लिए यूपी के सीएम योगी की कवायद पर भी बात करेंगे हम। साथ ही बात होगी दिल्ली के कंझावाला कांड में दिल्ली पुलिस के दावों और खुलासों की। हम नजर डालेंगे जैन समाज के देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भी। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते हैं, यह एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का यह सही तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति और अन्य से उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं जिनकी जांच भी होनी चाहिए और इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार होना चाहिए। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, जिस तरीके से हल्द्वानी का ये पूरा मामला है, अब हल्द्वानी में ये जो परिवारों को हटाए जाने की बात की जा रही थी, अतिक्रमण हटाए जाने की बात की जा रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट से ये जो राहत मिली है, इन परिवारों के लिए कितनी बड़ी राहत मानी जाए? देखिए, बिल्कुल योगेश, ये एक बड़ी राहत उन 4000 परिवारों के लिए है, उन 50,000 लोगों के लिए है जो पिछले काफी दिनों से सड़कों पर उतरे हुए थे और दुआ मांग रहे थे। चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, युवा हो, हर किसी के चेहरे पर एक साफ तौर से मायूसी दिख रही थी योगेश कि आखिरकार जब 10 दिन बाद उनके सर पर छत नहीं रहेगी तो उनका क्या हश्र होगा। दरअसल मामला सालों पुराना है। आज़ादी के बाद से ही अतिक्रमण किया जा रहा था हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर, ऐसा सरकार ने कहा और ये पूरा मामला नैनीताल हाईकोर्ट जाता है। नैनीताल हाईकोर्ट साल 2013 में योगेश पूरा मामला गया और नैनीताल हाईकोर्ट ने इसमें कुछ दिन पहले फैसला सुनाते हुए कहा कि अतिक्रमण जहां हुआ है उस जगह को खाली कराया जाए, बुलडोजर चलेगा। 9 जनवरी तक का समय मुकर्रर किया था कि 9 जनवरी तक जो लोग हैं वहां रह रहे हैं, जो 4000 परिवार, वो अपने अपने घरों को खाली कर दें। अगर आप खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर एक्शन होगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी। उसके बाद प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में योगेश याचिका लगाई जाती है और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई योगेश और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और अगली सुनवाई इस पूरे मामले में अगले महीने 7 फरवरी को होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रातों रात या 7 दिन के अंदर आखिरकार 4000 परिवार कहां चले जाएं। 50,000 लोग इन घरों में रहते हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। इन सबको कहां शिफ्ट किया जाए और यही वजह है, यही बात कही गई है कि पहले पुनर्वास की इनकी बात की जाए और उसके बाद इनको शिफ्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से हल्द्वानी में अब लोग राहत भरी सांस लेने को, ये लोग कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लेते नजर आ रहे हैं। उधर चमोली के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के लिए एनटीपीसी की टनल जिम्मेदार नहीं है, यह हम नहीं, राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा कह रहे हैं। जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है और जिसके चलते 500 से ज्यादा परिवार आज बेघर होने की स्थिति में आ गए हैं। जहां आज सुबह खुद सीएम धामी ने वहां के हालातों और लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया की समीक्षा भी की है। वहीं बीजेपी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने गया है। जोशीमठ में हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
तो सैकड़ों लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार स्थिति बिगड़ती नजर आ रही जोशीमठ की, और यहां पर भूधसाव को लेकर के लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है। सैकड़ों लोग आश्रय स्थलों में रहने को मजबूर हैं। सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि दरअसल वो कोई ठोस कदम उठाने की दिशा में काम करती नजर आ रही है, और हालातों का जायजा भारतीय जनता पार्टी की एक टीम भी लेने पहुंची थी मौके पर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक की अधिकारियों के साथ और पूरे मामले की जानकारी ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैतुरा हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है जोशीमठ की, और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहत बचाव कार्य और ठोस कदम उठाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन लोगों में जो आक्रोश है वो सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो आम जनता लगातार मांग वहां पर कर रही थी, जो स्थानीय प्रशासन था, उस प्रशासन की जो नाराजगी वहां पर देखने को मिली, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने जनता की सुध लेने की कोई कोशिश वहां पर नहीं की, क्योंकि पिछले 14 महीने से लगातार वहां पर जो भूधसाव हो रहा है जोशीमठ में, उससे स्थानीय जनता काफी परेशान थी। कई बार उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से वहां पर की। जोशीमठ से देहरादून तक लगातार ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन की जो नाकामियां थी उसको लेकर जनता यहां पर पहुंचती रही, लेकिन उसकी तरफ से ये कह सकते हैं कि शासन की तरफ से कोई संजीदगी भरा कदम वहां पर नहीं उठाया गया। और यही वजह रही जिसके चलते जोशीमठ की जो जनता है वो आक्रोशित नजर आ रही है, और सरकार से लगातार मांग कर रही है कि जो उनकी जो परेशानी है उन परेशानियों का समाधान यहाँ पर निकाला जाए। जो प्रभावित जो परिवार हैं, जिनको जो खतरे की जद में यहाँ पर आए, उन्हें दूसरी जगह सुरक्षित जगह पर विस्थापित करने का काम यहाँ पर करें। अभी तक जिला प्रशासन ये कह सकता है कि 77 परिवारों को वहाँ सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का दावा यहाँ पर कर चुका है, लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ के हालात है, जो दरारें वहां पर हो रही है, भूधसाव के कारण जो पानी का रिसाव वहां पर बढ़ रहा है, उससे आए दिन ये कह सकते हैं कि बीतते समय के साथ जो खतरा है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर त्वरित एक्शन वहां पर नहीं होता है तो फिर जो जनता है उसका आक्रोश और चरम पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो नुकसान है उस नुकसान का बड़ा आंकलन वहां पर लगाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बात को भी कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार कोई ठोस कदम उठाने की दिशा में काम करेगी, और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है, ये हवाला ये भी दिया जा रहा है कि जिस एनटीपीसी टनल का जिक्र किया जा रहा है जिसकी वजह से भूधसाव हो रहा है, विभाग के अधिकारी वो भी कह रहे हैं कि दरअसल ये एनटीपीसी की वजह से धसाव नहीं हो रहा है, और इसकी जांच पड़ताल भी आगे की जा रही है। फरवरी के महीने में यूपी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर हैं। सीएम ने मुंबई दौरे के दौरान कई बड़े उद्योगपतियों और बैंकर्स से निवेश के संदर्भ में बात भी की है। वहीं यूपी में निवेश का लक्ष्य 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। सरकार को इस समिट के जरिए यूपी में अच्छे खासे निवेश की उम्मीद है। तो निवेशकों को साधने की कोशिश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान बैंकर से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। यूपी में निवेश लाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। देसी निवेशकों को साधने की कोशिश की जा रही है। 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर सीएम योगी पहुंचे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम का दौरा है, और उद्योगपतियों से सीएम योगी ने मुलाकात भी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा, उद्योगपतियों से मुलाकात, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को किस तरीके से लुभाया जाए, किस तरीके से उन्हें बुलाया जाए और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश कराया जाए, सीएम योगी बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में आयोजित होने जा रही है। 10 से 12 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, और इस बार जो इन्वेस्टर समिट रखी गई है उसमें केवल देश नहीं विदेश के भी जो बड़े निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। खुद प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो विदेश गए, वहां पर जाकर उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करी और उनको इस इन्वेस्टर समिट में आकर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा घरेलू निवेशकों को भी लुभाने का पूरा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसके चलते
आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो महाराष्ट्र में उन्होंने रोड शो किया है। कल वो महाराष्ट्र पहुंचे थे, आज उन्होंने रोड शो किया। बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके उन्होंने सीईओ, इसके अलावा चेयरपर्सन से जो है मुलाकात करी है, जिसमें महिंद्रा है, टाटा है, इसके अलावा रिलायंस है। इस तरीके से जो बड़े बड़े देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो सीईओ हैं, उनके जो चेयरपर्सन हैं, उनके साथ में उन्होंने मुलाकात करी है और उनको इस इन्वेस्टर समिट में आने के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा जिस तरीके से इन्वेस्टर के लिए एक माहौल बनाया गया है, उसको लेकर उन्होंने उनको जानकारी दी, इन्वेस्टर्स को उनको रूबरू कराया उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से स्थितियां बदली हैं। साफ तौर पर आज उनका भाषण भी हमको सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुआ करते थे, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन 2017 के बाद से, जब से बीजेपी का राज स्थापित हुआ है, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर, इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाने को लेकर लगातार काम किए गए हैं। और इन सभी चीजों से उन्होंने आज रूबरू करवाया उन इन्वेस्टर्स को। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ अवसर है, उत्तर प्रदेश की एक इतनी बड़ी मार्केट है, 23 करोड़ की जनसंख्या है, इतना बड़ा प्रदेश है, इन सभी चीज़ों से उन्होंने रूबरू कराया। इसके अलावा सरकार किस तरीके से इन्वेस्टर्स की मदद करेगी, उनको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल देगी, इन सभी चीज़ों को लेकर इस भाषण में साफ तौर पर चर्चाएं देखने को मिली। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उत्तर प्रदेश की अपनी एक अहम भूमिका है और उन्हें खुशी है देश की जो कहीं ना कहीं आर्थिक इकोनॉमी जो कही जाती है, राजधानी कही जाती है, उसे मुंबई को कहा जाता है, तो वहां पर वो पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े बड़े निवेशकों के साथ में जो है वो मुलाकात करी है और साफ तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े जो उद्योगपति हैं उनको लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर वो करें, ताकि इससे उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सके। और उत्तर प्रदेश की जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो देश की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। बिल्कुल प्रियम, लेकिन यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि जो इन्वेस्ट करने की का जो कराने का जो लक्ष्य था उत्तर प्रदेश सरकार का, वो भी अब बढ़ा दिया गया है। देखिए 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य जो है वो शुरुआत में सरकार की तरफ से रखा गया था। और लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम वो विदेश गए, वहां पर जाके उन्होंने निवेशकों से मुलाकात करी, तो उसके बाद जो फीडबैक उनको मिले हैं उसके मुताबिक वो लक्ष्य जो है उसको क्रॉस वो कर चुके हैं, यानी कि उसको पा चुके हैं। इसलिए सरकार ने अपना खुद के लक्ष्य को एक बार फिर बढ़ा दिया है और उसी के लिए लगातार अब देखिए तो घरेलू निवेशकों को भी रिझाने का प्रयास चल रहा है, उनको भी उत्तर प्रदेश में लाने का प्रयास चल रहा है। और उसके जरिए उन्होंने जो अपना लक्ष्य है उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर दिया है। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारी निवेश हो और उत्तर प्रदेश में जब निवेश होगा तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, आर्थिक स्थिति राज्य की जो है वो मजबूत होगी। रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे शहर, दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें घर में अपने शहर में, अपने राज्य के अंदर जो है वो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और बेरोजगारी और रोजगार जो है ये दोनों ही हमेशा एक बड़े मुद्दे रहे, चाहे वो चुनावी आप 2017 का चुनाव देखें, 2022 का चुनाव देखें, 12 का चुनाव देखें, सभी चुनाव में रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। और प्रदेश सरकार जानती है चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी जनसंख्या है, तो अगर उनको रोजगार देना है तो निवेश को लाना होगा, बड़े बड़े उद्योग को उत्तर प्रदेश के अंदर लाना होगा। उसी को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी के चलते अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस बार जो है वो की जा रही, जो खुद सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से जो इन्वेस्टर समिट की जाती थी, तो पहले जो इन्वेस्टर समिट करी गई उसके देश के जो बड़े निवेशक थे उनको बुलाया गया। इस बार इस इन्वेस्टर समिट का नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा गया, यानी कि विदेश के जो निवेशक हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। और कहीं ना कहीं सरकार का पूरा लक्ष्य है कि अब विदेश के जरिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार निवेशकों को निवेश कराने के लिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बेहतर माहौल बनाती नजर आ रही है और उसका नजारा जो है कुछ ही दिनों के अंदर देखने को भी मिलेगा। उधर दिल्ली के चर्चित कंझावाला केस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का खुलासा करते हुए कहा है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान सामने आया है कि 5 नहीं 7 आरोपी हैं। अमित के 2 दोस्त भी मामले में आरोपी हैं। अन्य 2 लोगों की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है और इनके नाम आशुतोष और अंकुश खन्ना हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। डीसीपी की देखरेख में एसआईटी काम करेगी। कंझावाला मामले में दिल्ली पुलिस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, ये नया खुलासा हुआ है, 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी बताए जा रहे हैं अब इस पूरे मामले पर। देखिए
देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से सुल्तानपुरी कांजावाले हादसे में एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने आज किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया है। जिस तरीके से बताया गया है कि आखिरकार वो 5 आरोपी नहीं है बल्कि वो दो और आरोपी हैं, उसमें 7 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से बताया कि जो कमरा बुक किया था वो निधि, जो उसकी दोस्त अंजलि की दोस्त ने जो है वो कमरा भी बुक किया गया था। उसमें बताया जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से 7 लोग थे उनमें से 2 लोगों ने जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, तो पुलिस उस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगी हुई है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि SIT की जो टीम है वो गठित कर दी गई है। 18 टीम यहाँ पर DCP की तरफ से जो है निगरानी के लिए लगाई गई कि 18 टीम जो हैं उन्हें गठित करके जो पूरी तरीके से जो है पूरे मामले का खुलासा किया जाए। उसी को देखते हुए आज 5 आरोपियों को जो है कोर्ट में भी पेश किया गया। रोहिणी जो कोर्ट है उसमें आज 5 आरोपियों को पेश किया गया। कहा है कि DCP ने आखिरकार इनका 5 आरोपी का जो है नार्को टेस्ट कराने की बात आएगी तो नार्को टेस्ट भी इनमें कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये सामने आया था, सामने आने के बाद उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो तमाम टीमें यहाँ पर गठित कर दी गई हैं। खुद जो निधि, जो उसके जो साथ फ्रेंड थी निधि, उसने जो है कमरा बुक किया था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की कमिश्नर हैं प्रीति हुड्डा ने बताया कि आखिरकार वो 2 और उनके साथी हैं, लेकिन वो 7 लोग थे। जिस तरीके से जब वो ओयो रूम में गए थे, जो बुक कमरा किया था वो निधि ने बुक किया था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही दिल्ली पुलिस को इस मामले का खुलासा किया तो इसमें जो है पूरी तरीके से अंजलि के परिवार वालों को न्याय दिलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जी योगेश, बिल्कुल, अंजलि के परिवार को न्याय दिलाने की बात लगातार कही जा रही है। नए नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं और इस बीच में पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं नितिन, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा था और अंजलि की दोस्त भी ये कह रही थी कि वो दोनों ड्रिंक की थी उन्होंने, और उसके बाद एक रिपोर्ट जो आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें ये पता चलता है कि दरअसल ड्रिंक अंजलि ने की ही नहीं थी। तो इस तरीके के नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आने के बाद में ये कहा जा रहा था, उसकी जो फ्रेंड है निधि, उसने बताया कि आखिरकार अंजलि ने भी जो है ड्रिंक की हुई थी, लेकिन ड्रिंक नहीं। उसमें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें अंजलि का नाम है, उसमें जो है ड्रिंक नहीं सामने आई थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो उसमें ड्रिंक नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद अंजलि भी जो है कहीं ना कहीं भटक रही है, अपने उससे जो है बयानबाजी से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उसके साथ में निधि जो फ्रेंड थी वो भी उसके साथ थी, लेकिन जो 164 के बयान वहाँ पर कराए गए थे, कल जो है दिल्ली पुलिस ने निधि के 164 के बयान कराए गए थे, उसमें जो पूछताछ यही कही जा रही थी कि निधि अंजलि ने भी जो है यहाँ पर ड्रिंक कर रखी थी। जो उसके साथी और थे, 7 लोग थे गाड़ी के अंदर, जो कमरे बुक किया था तो वो निधि ने किया था। उसके साथ में 7 आरोपियों को जो है 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। उसके बाद जो 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने जो है SIT की जो टीम है वो गठित कर दी गई और दिल्ली पुलिस पे पूरी तरीके से सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है कि आखिरकार आए दिन जो है बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के DCP खुद बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी मामले को देखते हुए कि आखिरकार कितनी जल्दी ये मामला खुल जाए। उसी के प्रूफ में आते हुए जो आज ये मामला दोबारा खुलासा किया कि आखिरकार इसमें जो है निधि जो है उसने अपने ही नंबर से जो आधार कार्ड लगा के जो कमरा बुक किया था, तो निधि ने वो कमरा बुक किया था। लेकिन उसके बाद में जैसे पुलिस ने खुलासा किया कि आखिरकार उसमें 5 लोग नहीं बल्कि 7 लोग साथ थे, जिसमें जो है छेड़छाड़ी के जो आरोप लगाए गए, 2 आरोपियों पे जो भागे फरार चल रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेगी और जल्दी से जल्दी जो है सजा दिलाने का काम करेगी। जी बिल्कुल नितिन, इन जो 2 नए लोगों का नाम सामने आया है, इसमें क्या निधि ने इन नामों का खुलासा किया है या फिर निधि जो है इन बातों को लेकर के कोई अनभिज्ञ नजर आ रही है इन दोनों नामों को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जब निधि से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की तो निधि ने भी यही बताया कि आखिरकार उसके 2 और साथी थे, जिस तरीके से वो अभी तक फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर हैं उन्होंने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि आखिरकार जल्दी से जल्दी ये खुलासा किया जाएगा। जो 5 आरोपी थे उनको हिरासत में ले रखा, उनसे पूछताछ की जा रही है। कोर्ट के द्वारा उनको 5 दिन का रिमांड भी मांगा गया है, तो 5 दिन को दिल्ली पुलिस ने जो है रिमांड मांगने की बात कही है। तो और उसके जो 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं उसमें जो निधि ने यही बताया कि बल्कि 5 नहीं थे, वो 2 और थे, 7 लोग बताए इसमें जा रहे थे। जिस तरीके से निधि के जो बयानबाजी हुए थे, तो आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर दिल्ली पुलिस के DCP ने किया तो यही बताया गया है कि 5 नहीं बल्कि 7 लोग थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन, हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि एक नया खुलासा हुआ है और नए नए मोड़ आए दिन सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आखिर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार अब कब करती है। उधर देश की आबादी में 0.4% की हिस्सेदारी रखने वाला जैन समाज आजकल नाराज है। इसकी वजह है झारखंड सरकार का वो फैसला जिसमें तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने की बात है। जैन समाज इस बात से नाराज है और हफ्तों से सड़क पर है, अनशन भी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि झारखंड में स्थित जैन तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों ने मोर्चा भी खोल दिया है और इस मामले को लेकर जैन समाज के लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो माफ कीजिएगा, जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और श्री समेत शिखर जी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है केंद्र सरकार, ये भी बताया जा रहा है इस दौरान। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, लगातार जो ये मामला है, जैन समुदाय का आक्रोश है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन कल एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया, वो बेहद हैरान करने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल उन्हें पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है। तो ये इस बयान को अब जैन समुदाय किस नजरिए से देखे? देखिए योगेश, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, खास करके यही कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा और किसे इसको सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे हैं उसमें लगातार आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज की बात की जाए तो पारसनाथ, जहाँ पे ये पहाड़ की बनी हुई है, सारे मंदिर बने हुए हैं, वहां पे भी लोगों ने आज आंदोलन किया है। तमाम राज्य से सभी जैन समाज के महिला पुरुष बड़ी संख्या में जमा हुए थे और आंदोलन किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इनके साथ वार्ता कैसे हो सकती है, किस तरीके से इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इस पर अभी ठोस चर्चा नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरीके से बार बार इस बात की चर्चा हो रही है, खास करके राज्य के राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ऐसे में सरकार चला रही पार्टियों की तरफ से भी कहा गया है कि सरकार इस पर ध्यान देने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इतना संवेदनशील मुद्दा है और इस मामले को लेकर अभी तक जो भी बयान आए हैं उसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या फिर बचाव के ही पक्ष दिखाई पड़ते हैं। और लेकिन इनकी समस्याओं को लेकर कोई बड़ा समाधान करने की दिशा में ठोस पहल अभी तक नहीं की जा सकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर ही अभी फिलहाल चल रहा है। जी राकेश, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन यदि सरकार जल्द ही नहीं जागती है तो इनका अगला कदम क्या होगा? आपने इन लोगों से बात की होगी, तो इन्होंने कुछ बताया? देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उनका ये धार्मिक स्थल है और इसे कहीं न कहीं तीर्थ स्थल के रूप में वे लोग मानते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इसी दिशा में कदम बढ़ाया जाए और इसे तीर्थ स्थल घोषित किया जाए उनके लिए, और उनको पूरी तरह से वहां पे सुरक्षित रूप से रहने और उनकी जो भावना है धार्मिक, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन की बात की जाए तो फिलहाल तो मौन जुलूस निकाल रहे हैं, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक रूप से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार बयान जिस तरीके के आ रहे हैं, खास करके इनके समाज के तरफ से, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को तुरंत इस पे अविलंब ठोस पहल करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि अभी वे बातचीत करेंगे अपने समाज में और लोगों से बातचीत करने के बाद से आखिर किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है या सरकार से किस तरीके से वार्ता की जा सकती है, इन सारी चीजों पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद से ही आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। फिलहाल जो भी आंदोलन किए जाएंगे वो शांतिपूर्वक होगा और कहीं न कहीं अपने जो धर्म के अनुसार, जिस तरीके से इनकी धर्म की आस्था बताती है कि शांतिपूर्वक ही आंदोलन किया जाए, उसी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी रूपरेखा आगे प्रदर्शन की भी तैयार की जाएगी यदि सरकार इनकी आवाज को नहीं सुनती है। तो 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।